इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और इसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही है भारत के अंदर। लेकिन इसे समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। तो नॉर्मल से एक डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये हमारा गवर्नमेंट है, सरकार, ठीक है। दो चीज़ें हैं, पहली है हमारी लाइबिलिटीज, उत्तरदायित्व, और दूसरा है पब्लिक एसेट, ठीक है। दो चीज़ें, यदि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया, पब्लिक एसेट में से कुछ उसकी इक्विटी को बेच दिया, ठीक है, कुछ शेयर, इक्विटी मतलब कुछ शेयर को मैंने बेचा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 500 करोड़ का शेयर बेचा किसी भी पब्लिक लाइबिलिटीज़ का, मतलब ट्रेन बेचा, सपोज कि हमने ट्रेन बेचा और उससे हमें 500 करोड़ रुपये मिला और उससे हमने दे दिया गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा पब्लिक एसेट क्या होगा, घटेगा। पब्लिक एसेट क्या होगा, इससे पब्लिक एसेट क्या होगा, हमारा घटेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मार्केट से 500 करोड़ रुपया बोरो कर लिया, 500 करोड़ क्या कर लिया हमने, उधार ऋण ले लिया, बोरो कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ गई क्योंकि उसे इसे 500 करोड़ को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, ठीक है, प्राप्ति हो रही है। तो कैसे प्राप्ति हुई, पहला तो सार्वजनिक पूंजी को बेचा उसने, ठीक है, कि शेयर बेच दिया उसने 500 करोड़ का, तो इससे क्या हुआ, हमारा पब्लिक एसेट कम गया, ओके। उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ है, अब उधार लिया हमने कंपनी से या कहीं और से, मार्केट से हमने या फॉरेन से लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने ऋण लिया तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, तो सरकार का लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो तरह की प्राप्तियाँ, ठीक है। तो ऐसी प्राप्तियाँ जिनमें सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ जाए और सार्वजनिक एसेट घट जाए, उसे हम कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति। क्या कहेंगे उसे हम, पूंजीगत प्राप्ति। मतलब जब भी ऐसा हो कि हम पैसा लिए और हमारा पब्लिक एसेट कम जाए या हमारा लाइबिलिटीज़ बढ़ जाए, तो हम कहेंगे ये कौन सा प्राप्ति है भाई, पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन हम ऐसी प्राप्तियाँ कर रहे हैं जिससे ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है और ना पब्लिक एसेट कम हो रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्ति, ओके। तो अब हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ओके। हमको लगता है इतना तक समझ में आ गया, ओके। अब हम कुछ समझते हैं राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति दो तरह की होती है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स, ओके। टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या होता है, एक टैक्स मतलब कर, ठीक है। आप सरकार को कर दोगे लेकिन सरकार उसके बदले आपको कुछ नहीं देगा। जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं तो सरकार इसके बदले हमें कुछ नहीं देगा, मतलब उसे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, ना उसके बदले आपको वस्तु देने वाला है, ना कोई सेवा देने वाला है। तो इसमें क्या हुआ, सरकार के पास लाइबिलिटीज़ क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। पहली क्या बात, शर्त है हमारा, लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ेगी और ना ही पब्लिक एसेट हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो टैक्स लेते हैं हम, तो सरकार ने क्या किया, टैक्स लिया। तो एक है इनकम टैक्स, क्या है हमारा, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इन सब टैक्स पे क्या है कि सरकार टैक्स तो ले रही है लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ना कोई हमें क्या दे रही है, वस्तु, ना हमें कोई वस्तु दे रही है और ना ही कोई सेवा दे रही है। तो इसे हम कहते हैं टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। और ये एक होता है नॉन टैक्स, ठीक है। अब एक नॉन टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं, माय मिस्टेक। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि जो टैक्स आप पे लगा तो वो आपको ही देना पड़ेगा, आप किसी पे स्थानांतरित नहीं कर सकते। सपोज करो कि रहीम है, रहीम ने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो सरकार को 18-25-90 हज़ार रुपये उसने क्या दिया, टैक्स दिया। तो रहीम कमाया तो रहीम को ही देना पड़ेगा, रहीम के बदले कोई और नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट इनकम पे लग गई। लेकिन एक ऐसा टैक्स जो आप किसी और पे क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे, तो आप इसमें क्या करते हो कि जैसे कि मार्कर बनाने वाली कंपनी है,
उसका जैसे एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, उसका मार्कर का प्राइस उसका बना 8 रुपये, उसने 8 रुपये में बनाया मार्कर, ठीक है, और इसी में मुनाफा जुड़ा, ये उसका है फैक्टर कॉस्ट। क्या उसका फैक्टर कॉस्ट, ओके। उसके बाद सरकार ने उस पर 2 रुपये का टैक्स लिया, तो मार्कर कंपनी ने क्या किया, उसे कस्टमर पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ 10 रुपये। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्ट जिस पे लगाएगा वो नहीं ले रहा है, वो नहीं दे रहा है टैक्स, जो खरीद रहा है उसको देना पड़ रहा है, मतलब टैक्स को हस्तांतरित कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो ये बात हो गया हमारा राजस्व प्राप्ति का। दूसरा प्राप्ति है हमारा पूंजीगत प्राप्ति। मेन फोकस इस पर करना है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, क्योंकि यहीं से हमें ये निकालने का तरीका पता चलेगा, ओके ओके। तो अब हम देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्या क्या शामिल हो रहा है, ओके। तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या शामिल हो रहा है, तो पहला होता है विनिवेश। क्या होता है, विनिवेश, ठीक है। दूसरा होता है ऋणों की वसूली। क्या होता है, ऋणों की वसूली, ओके। तीसरा होता है बाजार से उधार लेना, बाजार से उधार लेना, ओके। एंड चौथा क्या है हमारा, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज मतलब मैंने कहीं और से भी उधार लिया। विनिवेश मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सरकार का कोई 100 रुपये का कंपनी है, ठीक है, और इसे पैसे की ज़रूरत हुआ, तो सरकार ने क्या किया, इसके शेयर्स बना दिए, 5-5 रुपये के शेयर बना दिए, ठीक है। तो वो शेयर लोगों ने खरीद लिया, और इसके बदले सरकार को क्या दे दिया, पैसा दे दिया, तो सरकार को क्या प्राप्त हो गया, पैसा प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, विनिवेश है, मतलब कि निवेश किए गए को वापस ले लेना, ओके। सरकार ने निवेश किया था 100, लेकिन अब उसका 80 ही लगेगा, 20 रुपया किसका लग रहा है, मार्केट में का लग रहा है। तो ये जो 20 रुपये जो लग रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, विनिवेश, ओके। तो ये पहला विनिवेश से सरकार पैसा कमाती है, जैसे एयर इंडिया को बेच के उसने 15,000 करोड़ रुपये कमाए, ओके। उसके बाद दूसरा है हमारा ऋण की वसूली। सपोज कि सरकार ने ऋण दे रखा था 500 करोड़ का, 500 करोड़ का क्या दे रखा था, ऋण दे रखा था, और 500 करोड़ की क्या कर लिया उन्होंने, वसूली की। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसका पूंजीगत प्राप्ति, ओके। अब बाजार से पैसा सरकार के पास नहीं था, तो बाजार से उसने क्या किया, ऋण ले लिया, बाजार से उसने क्या ले लिया, ऋण ले लिया। तो ये भी क्या कहलाएगा मेरा, ये पब्लिक पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन जब ऋण लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा, क्या करेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को चुकाना नहीं पड़ता, लेकिन इससे क्या होता है, मेरा पब्लिक एसेट कम होता है, इसीलिए इसे पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखा है, लेकिन इसको हम लौटा नहीं रहे, इसीलिए इसे NDCR के नाम से भी जाना जाता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जिसे हम चुकाएंगे नहीं, ओके। अब अदर लाइबिलिटीज है, क्या है हमारा, अदर लाइबिलिटीज है, ठीक है। अब अदर लाइबिलिटीज क्या है, जैसे कि सपोज करो कि सरकार की कोई बैंक है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो अभी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में तो उन्हें देना पड़ेगा ना। तो ये क्या है उसका, अभी तो सरकार के पास जमा हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है, लेकिन उसे बाद में चुकाना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटीज है, ये अदर लाइबिलिटीज में आएगा। फिर उसके बाद कोई बचत खाता करके रखा है, ठीक है, फिर किसान पत्र है, ओके। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोग पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, तो बाद में उसको देना पड़ेगा, तो ये अदर लाइबिलिटीज है, ओके। तो ये हमारा क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्राप्ति है ना, जिसमें सरकार का क्या होता है, पब्लिक एसेट कमता है और लाइबिलिटीज क्या होता है, बढ़ता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन MCQ में आने की संभावना बहुत प्रबल है, ओके। और इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ठीक है। उसके बाद सरकार जो कमाती है, इन दोनों से क्या किया, सरकार ने कमाया, सपोज किया कि इन दोनों से सरकार ने 100 रुपये कमाया, तो फिर अब सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, तो उसका एक्सपेंडिचर भी होगा, इसे कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि टोटल कितने खर्च करेंगे। तो सरकार ने कुछ खर्च भी किया, तो ये खर्च करेंगे, तो खर्च अगर ज़्यादा हो जाए, खर्च क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या होगा, घाटा होगा, क्या होगा, घाटा। तो यही घाटा को हम लोग पढ़ने वाले, इसमें से 2 मेन घाटा को पढ़ेंगे। एक राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है कि सरकार ने टोटल खर्च किया, ओके। तो मान लीजिए सरकार का टोटल खर्च रहा 150 रुपये, ओके, और उसने टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना कमाया, रेवेन्यू रिसिप्ट ये है, केवल इससे कितना कमाया, मात्र इससे मात्र 50 रुपये कमाया, तो सरकार का राजस्व घाटा कितना हो गया, 100 रुपीज, ओके। दूसरा मेन है मेरा राजकोषीय घाटा, जिस पे हमें फोकस करना है और इसी पे प्रश्न आने की संभावना है। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या कहते हैं, टोटल खर्च, यानी रेवेन्यू खर्च और कैपिटल खर्च दोनों मिला करके, और राजस्व प्राप्तियाँ जो हुई थी, राजस्व प्राप्ति मतलब ये, और NDCR में क्या शामिल था, 2 चीज़ शामिल था, याद करेंगे आप, एक विनिवेश और ऋणों की वसूली, और 2 चीज़ों को हमने शामिल नहीं किया था, क्या चीज़,
जो बाजार से ऋण लेते हैं उसको नहीं शामिल किए थे हम लोग पूंजीगत वाले में, क्यों? और एक था अदर लायबिलिटी, वो शामिल नहीं किए थे क्योंकि बाद में से चुकाना पड़ेगा। लेकिन विनिवेश जो हमने सरकार ने कुछ बेच दिया तो उसको तो नहीं लौटाना पड़ेगा, और हमने जो कर्ज को वसूला उसको भी तो नहीं बेचना पड़ेगा, तो ये दोनों शामिल हो गए। तो जब हम राजकोषीय घाटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल खर्च माइनस रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इसके शब्द को भी समझना चाहे तो हम समझा सकते हैं। अब राजस्व प्राप्तियाँ, जो ये राजस्व प्राप्तियाँ जो है सो, और पूंजीगत प्राप्तियाँ में जो 4 थे, कितने थे? 4, इसमें से 2 को शामिल किया जाएगा, एक एनडीसीआर और एक एनडीसीआर मतलब नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें विनिवेश और ऋणों के उसी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि सरकार ने टोटल खर्च किए रेवेन्यू रिसिप्ट में 100 रुपये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का 100 रुपया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये है। ओके, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? टोटल रिसिप्ट को घटाना है, टोटल रिसिप्ट को। लेकिन इसमें से कौन सा रिसिप्ट घटेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है? तो टैक्स से 25 रुपये कमाए हमने, और नॉन टैक्स से कितना कमा लिया हमने? 25 रुपये कमाए। ओके, अब कैपिटल रिसिप्ट भी तो था हमारा, 2 तरह से सरकार को पैसा प्राप्त होता था। तो कैपिटल रिसिप्ट में से कितने को लेना हमें? केवल 2 को लेना है, विनिवेश को और ऋणों को वसूली को। इसे ही एनडीसीआर कहते हैं। ओके, तो इन दोनों को मिलाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट एफडी निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 100 200 रुपये। कितने हो गए? 200 रुपये। ओके, और हमें तो 4 चीज़ ही लेना है। अगर मान लो इससे 50 रुपये कमाए हमने, और इससे भी हमने कमाए 50 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना? 50 50 100 और ये 50, तो कितने रुपये खर्च हमने टोटल कमाया? 150। तो इस तरह से मेरा फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 50 रुपीज़ का हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं राजकोषीय घाटा कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा जो होता है उसी को सरकार क्या करती है? बाद में ऋण लेती है कहीं से। सरकार को कितना पैसे का जरूरत है ये पता चलेगा कब? कि कितना सरकार को घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण। कि सरकार ऋण कब लेगी? जब सरकार को फिजिकल डेफिसिट होगा, तो कितना होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले राजकोषीय घाटा की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? सुखमोय चक्रवर्ती समिति के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों के अंदर, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, आया था FRBM एक्ट 2003 में। इसके अंतर्गत क्या बात किया गया था? 3 में आया था और 4 में इसको क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है इसे 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये 3% से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 100 रुपये में से 3% ही होना चाहिए, और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत नुकसानदायक स्थिति में। 3% से अगर ज़्यादा नहीं है तो हम लोग अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट रहा कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट को 3% तक ही रखें। ओके, अब देखेंगे 2011-12 में हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना रहा? 5.9%। ओके, 2012-13 में 4.9%, 2013-14 में 4.5%, फिर 4.1%, 15-16 में 3.9%, 16-17 में 3.5%, 17-18 में 3.5%, 18-19 में 3.4%, 19-20 में थोड़ा बढ़ा। और जो हम देख रहे हैं इस साल को, इस साल हमारा क्या हुआ? अगर देखिए तो 9.2 हो गया। क्यों हुआ था? तो इस समय आया था मेरा कोविड-19। क्या आया था? कोविड-19। और सरकार को स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और लोगों को बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा था, फ्री में राशन बांटना, सारा चीज़ करना पड़ा। इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना पहुँच गया? 9.2% पहुँच गया, जो बहुत गलत स्थिति में हमको पहुँचा था। ओके, उसके बाद 2011-12 में फिर से 21-22 में हमने इसको कम करने का प्रयास किया। उसके बाद 23-24 में और कम हुआ, और 24-25 में 5.9। अब एस्टिमेशन क्या है कि 2025-26 का जो हमारा बजट है, इसमें हमारा बजट कितना होना चाहिए? 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है सेंट्रल का। और जो ऋण GDP अनुपात है कि ऋण कितना ले, तो ये 60% सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर किया जाता है। तो कुल मिला के ये हमारा राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा हमें बताएगा कि देश को कितने पैसे की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।